हर्षद मेहता, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सब का नाम तो यार हम सब ने बहुत सुन लिया है। बट इंडिया में ऐसे बहुत से स्कैम्स हैं जिनमें से 4 ऐसे ही स्कैम्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और डिस्क्लेमर तो होप सो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोलगेट स्कैम मतलब मैं टूथपेस्ट की बात नहीं कर रहा और ना ही मैंने कोलगेट का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। ये कोलगेट स्कैम कोयला यानी कि कोल से रिलेटेड है और इसे कोल एलोकेशन के स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कैम यूपीए या कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त का स्कैम है। गवर्नमेंट पर यह इल्जाम था कि 2004 से लेकर 2009 तक नेशनल कोल डिपॉजिट्स को प्राइवेट कंपनीज को और कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को यूपीए गवर्नमेंट ने काफी कम दाम में एलोकेट कर दिया था। नॉर्मली कोल ब्लॉक्स को कॉम्पिटिटिव बिडिंग या आसान शब्दों में बोले तो बोली लगाकर एलोकेट किया जाता है। जो कंपनी ज्यादा पैसों की बोली लगाती है उन्हें ये कोल ब्लॉक्स एलोकेट हो जाती है, जिससे सरकार को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। बट बिकॉज 2004 से लेकर 2009 तक बिना बिडिंग के ही इन कोल ब्लॉक्स को अलग अलग कंपनीज को एलोकेट कर दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा इलीगल काम था। उस वजह से गवर्नमेंट को नियरली 1.86 लाख करोड़ का लॉस झेलना पड़ा था। बट असल में ये अमाउंट इससे भी बहुत ज्यादा था और ये प्रेडिक्ट किया गया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। बाद में ये केस सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई ने कहा कि शायद ये सब फ्रेंडली कंपनी से घूस लेकर किया गया हो, जिन्हें गवर्नमेंट ने ये कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए थे। तेलगी स्कैम का खुलासा साल 2003 में हुआ था। इसका मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी ने स्कैम्स की शुरुआत मिडिल ईस्ट कंट्रीज के फेक पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाने से शुरू की थी, बट जल्दी उसे इसके लिए अरेस्ट भी कर लिया गया था। जेल से निकलने के बाद अपने रतन सोनी, जिनके साथ उनकी मुलाकात जेल में ही हुई थी, उसके साथ मिलकर तेलगी ने कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया। नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके तेलगी ने गवर्नमेंट के फेक स्टैम्प पेपर्स छापने शुरू कर दिए। इसमें उसने काफी पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स को भी अपना पार्टनर बना लिया। साथ ही उस वक्त गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर्स हर जगह यूज होते थे। सो उसने फ्रॉड से गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर्स की संख्या को ही मार्केट में कम कर दिया और ये करने के बाद उसने अपने फेक स्टैम्प पेपर्स को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इन फेक स्टैम्प पेपर्स की डिमांड देखकर इन फेक स्टैम्प की पेपर्स की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें बेचकर तेलगी ने 32,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर लिया। बट 2003 में उसकी यह स्कैम पकड़ी गई और 2006 में उसे 30 साल की जेल की सजा सुना दी गई, बट बाद में कम करके 13 साल कर दी गई। 2017 को तेलगी की जेल में ही मौत हो गई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से। इट्स रियली स्ट्रेंज कि एक रेलवे स्टेशन पर फल बेचने से लेकर एक 350 लोगों की टीम बनाना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस को पार्टनर्स बनाना और 32,000 रुपीस करोड़ के स्कैम को अंजाम देना, ये तेलगी का जो सफर है इसे एक रैग्स टू रिचेस का सफर भी कहा जा सकता है। दोस्तों, एक वक्त था जब सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी हुआ करती थी, बट 4th रैंक पे पहुंचने का सत्यम कंप्यूटर्स का जर्नी स्कैंडल से भरा हुआ था। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन और सीईओ थे बी रामलिंगा राजू। एक टाइम आया जब राजू का मन आईटी कंपनी से डाइवर्ट होके रियल एस्टेट पे शिफ्ट हो गया। वो धड़ाधड़ अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबके नाम पे जमीन खरीदने लगा। बट जब पैसे उसके पास कम पड़ने लगे तो यहाँ से उसने अपने स्कैम की शुरुआत की। वो सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने लगा। 50 करोड़ के प्रॉफिट को वो 500 करोड़ डिक्लेयर कर देता था। इस वजह से सत्यम के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती रही
और राजू को उनसे प्रॉफिट मिलता रहा। 2002 से 2007 तक राजू फेक इनवॉइसेस और बिल्स बनाता रहा और दुनिया को अपने कंपनी का एक झूठा इमेज दिखाता रहा। राजू के प्लान्स थे कि कुछ जगह फ्यूचर में ज़मीन के दाम बढ़ने पर वो उन ज़मीनों को बेच देगा और उनसे जितना उस फेक प्रॉफिट शो किया था उसने, उस गैप को वो फिल कर देगा। बट 2009 को रियल एस्टेट क्राइसिस हो गई और राजू का ये प्लान फेल हो गया। उसे फाइनली मजबूर होकर ये कन्फेस करना पड़ा और उसने स्टेटमेंट दी कि इतने सालों तक वह अपने फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों को दिखाता रहा और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो मैनिपुलेट करता था। सत्यम के इन्वेस्टर्स को इस स्कैम से 14,200 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा और LIC कंपनी को 950 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा। सत्यम को क्रैश होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसे ऑक्शन कर दिया और टेक महिंद्रा कंपनी ने सत्यम को एक्वायर कर लिया और इसका नाम बन गया महिंद्रा सत्यम। दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैम्स भी कहा जा सकता है। इसकी एस्टिमेटेड अमाउंट थी इतना मैथ्स मुझे नहीं आता यार, मैं इसे स्पेल नहीं कर सकता, सॉरी। दोस्तों इस स्कैम के मास्टरमाइंड थे ए राजा, जो कि 2007 से 2009 तक इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर थे। 2008 में 122 2G यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंसेस या UAS लाइसेंसेस को ए राजा ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर कुछ टेलीकॉम कंपनीज को अलॉट कर दिया था। राजा ने अपने पसंद के टेलीकॉम कंपनीज को ये लाइसेंसेस अलॉट करने के लिए कई लॉज वायलेट किए थे, जैसे कि कंपनीज के लिए अप्लाई करने की डेट को 1 अक्टूबर से 25 सितंबर को मन मर्जी शिफ्ट कर दिया था उसने। और हद तो तब हो गई जब ए राजा ने अलॉटमेंट का टाइम अचानक से अनाउंस कर दिया सिर्फ 1 घंटे का, ताकि मैक्सिमम कंपनीज को इसकी खबर ना हो और ए राजा अपने पसंद के कंपनीज जिनसे उसने शायद तक कुछ घूस लिया था उन्हें इजीली अलॉटमेंट कर सके, बिकॉज उन कंपनीज को ए राजा ने पहले से ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर रखा था। इनमें से कुछ कंपनीज ऐसे थे जो कि इस डील के लिए एलिजिबल नहीं थे या उनके पास सही एक्सपीरियंस नहीं था, स्टिल पैसे देकर उन्होंने ये लाइसेंसेस अपने नाम कर दिए। इनमें से कुछ कंपनीज थे स्वान टेलीकॉम जिन्हें 13 लाइसेंस अलॉट हुए, लूप टेलीकॉम जिन्हें 21 लाइसेंस अलॉट हुए, डेटाकॉम जिसे 21 लाइसेंस अलॉट हुए और श्याम टेलीलिंक जिसे 17 लाइसेंस अलॉट हुए थे। और बाकी लाइसेंसेस बाकी छोटे बड़े कंपनीज को गवर्नमेंट के प्रॉफिट अमाउंट से काफ़ी कम दाम में अलॉट कर दिया गया, जिससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा। इस स्कैम में एक और नाम सामने आया, 5 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे M करुणानिधि की बेटी कानिमोझी करुणानिधि का। उनका फैमिली ओन टेलीविजन चैनल है कलाइनर टीवी। कानिमोझी ने ए राजा के साथ कांटेक्ट में रह के ये स्कैम में पार्टनरशिप किया था, जिससे कुछ पैसे उन्होंने अपने टीवी चैनल कलाइनर टीवी में भी इन्वेस्ट कर दिए थे। सीरियसली इट्स वेरी बिग स्कैम, राइट? सो दोस्तों अब आप देख ही लो कि इंडिया में करप्शन किस लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है। चाहे अब आप कॉमनवेल्थ गेम स्कैम ले लो या फिर IPL स्कैम ले लो या फिर रियल एस्टेट स्कैम ले लो या फिर पावर सप्लाई के ऊपर स्कैम्स ले लो, हर चीज़ में आज स्कैम्स ही स्कैम्स हैं। और दोस्तों ऐसे ही हमारे देश में लाखों करोड़ों स्कैम्स होते रहते हैं और गवर्नमेंट एंड पब्लिक का पैसा हमेशा दांव पे लगता रहता है। सो आप सब कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।